पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्तन दूध अर्थात ब्रेस्ट मिल्क को कमरे के तापमान पर सुरक्षित रूप से कितने घंटे तक रखा जा सकता है? ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क है आप जानते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क बैंक होते हैं जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनका जब दूध ज़्यादा होता है तो वो फ्रीज करवा देती है या फिर डोनेट कर देती है। ठीक है, तो उसके लिए मिल्क बैंक होते हैं। तो आपको बताना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे लगभग कितने घंटे तक सुरक्षित रह सकते हैं, बताएंगे आप? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे इसका। ए 2 घंटे, बी 4 घंटे, सी 6 घंटे और डी 9 घंटे। ओके, हाँ, रामकृति जी बता रहे हैं आप बी। ओके, बहुत अच्छा रामकृति जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ठीक है, 4 आवर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन लगा रखा है आपने, पहला सॉरी दूसरा ऑप्शन 4 घंटे, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 घंटे तक ऑप्शंस में नज़दीकी बी है। ठीक है, 4 घंटे तक वो माँ का दूध जो है सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। रूम टेम्परेचर बिल्कुल 4 घंटे तक रह सकता है डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस क्या कहती है? 25 सेंटीग्रेड पर 4 घंटे तक रह सकता है। और अगर रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं, आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आप 4 दिन तक रख सकते हैं। और अगर फ्रीजर में रखते हैं तो लगभग 6 से 12 दिन भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जननी सुरक्षा योजना की प्रभावशीलता मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे घर पे नहीं बने। ठीक है, इसका आंसर देंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जननी सुरक्षा योजना की प्रभावशीलता मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ए संस्थागत प्रसव दर, बी मातृ मृत्यु अनुपात, सी नवजात मृत्यु दर और डी कुल प्रजनन दर। इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे आप। अर्चना जी, मैंने पढ़ा दिया है, जननी सुरक्षा योजना गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कौन सा नहीं किया जाता है, फटाफट आंसर देंगे आप इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक, जी राम बिल्कुल सही है, डी टोटल फर्टिलिटी रेट। बिल्कुल रामकृत जी आपका सही है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसको हम जननी सुरक्षा योजना में हम नहीं कैलकुलेट करते। अदरवाइज आपको पता है जननी सुरक्षा योजना का मेन लक्ष्य क्या है? संस्थागत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना और मातृ मृत्यु दर को भी कम करना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना। ये जननी सुरक्षा योजना का क्या है? मेन मोटो है। इसमें हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात नहीं करते, तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सारे सही। ठीक है जी, नेहा जी 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 जी, कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ आप रोटी बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात याद रखिएगा। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये जनसंख्या वृद्धि से रिलेट करता है, इसका जननी सुरक्षा योजना से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन नॉर्म्स ऑफ अ पीएचसी इन हिली ट्राइबल एरियाज? भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी की मानक दर, मानक जनसंख्या दर क्या है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000? बिल्कुल TFR 1 है, बिल्कुल 2.1 बिल्कुल सही। ठीक है, हम उसको 1.9 पे लाने वाले हैं, लाना चाहते हैं। नमस्कार रूजी, 3 का भी बहुत सही है। आपको पता है कि हिली एरियाज में 20,000 की जनसंख्या पे हम पीएससी सेंटर्स की बात करते हैं, कितनी? 20,000 की जनसंख्या पे। और जो प्लेन एरियाज हैं जैसे यूपी बिहार, यहाँ पे हम 30,000 की जनसंख्या देखते हैं। और सीएससी इसका 4 गुना करके हम सीएससी ले आते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो 3 का बी लगभग सभी का सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना डैश के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, बताइएगा। अजीत जी, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जो है डैश के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, किसका है बताइएगा? आयुष्मान भारत मिशन। नेहा जी, क्वेश्चन अच्छे नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन, मेरे घर के नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फील्ड से वो पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप क्या है? ए आयुष्मान भारत मिशन, बी शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और डी इंद्रधनुष मिशन। आंसर सोच के बताइएगा इसका। ओके, आप बता रहे हैं आप कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी की तरफ सही जा रहे हैं आप लोग। सी बिल्कुल सही है। जो जननी सुरक्षा योजना है ये 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको NHM कहते हैं, इसी के अंतर्गत लाई गई थी। बहुत अच्छा लगा कि आप सबके आंसर राम कीर्ति जय जी सबके आंसर सही है, बहुत अच्छा, दिल खुश हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
और आप जानते हैं इसके अंतर्गत क्या करते हैं, संस्थागत प्रसव को बढ़ा देते हैं, एमएमआर को कम करना चाहते हैं हम, और आईएमआर को कम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि 100% की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्वेश्चन पूछा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय, स्वास्थ्य सेवाओं का विशिष्ट अर्थात स्पेशलाइज्ड स्तर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जी बताइए। हाँ, जी नमस्कार, बताइए। जी जी जी। देखिए सर, मैंने तो बहुत पहले कह दिया, कोर्ट के अपडेट में कुछ होना आने जाना है नहीं। मैं आपसे कल 15 दिन पहले से कह रहा हूँ कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। देखिए आज 4 अक्टूबर के वो नोटिस 4 अक्टूबर की आ जाएगी, ठीक है। आप 4 अक्टूबर मान के बच्चे से बोलिए, आप 4 अक्टूबर को पढ़ाएं, ठीक है। और सर क्लास में हो, अच्छा एक बार बस, हाँ इसको आप आर ओ आर से कोलेट मत करिएगा, आर ओ आर केस अलग है। आर ओ आर में चूंकि वहाँ पे माइग्रेशन अभी आयोग नहीं मानेगा उसको, ठीक है सर। अभी एच यू के लिए इसको मान के चले, एच यू के लिए सही है, बट हो सकता है रास्ता साफ हो जाए, बट अभी माइग्रेशन के बाद इस पर नहीं होगी, ठीक है सर। तो आर ओ और पी सी एस अभी भी वो आयोग अपने पाले में लेके चल रहा है। एच यू मैंने आपसे कहा था 10 नंबर कॉलम चेंज होगा, वही कॉलम चेंज होगा, फिर आप एच यू टाइम से होगा, ठीक है सर। आप भी बता सकते हैं बच्चे को, एच यू टाइम से होगा जी। हाँ सर मैं लाइव हूँ, ठीक है सर, बाद में मुझे कॉल करें, ठीक है। सॉरी। आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ लोग ब्रेक इसी समय लग जाते हैं, कल से फोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। 5 का आंसर देंगे आप, ठीक है। 5 का क्या लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है चलिए। स्वास्थ्य सेवाओं का विशिष्ट स्तर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र, बी उप केंद्र, सी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, और डी टर्सरी स्वास्थ्य केंद्र। इसका आंसर बताइएगा आप। हाँ क्या लगा रहे हैं आप लोग, डी। ओके बहुत बढ़िया, इसका डी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि आप जानते हैं जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सब सेंटर भी आपकी तरह पीएससी का काम करता है। ये दोनों आपके लेवल 1 में आते हैं, ये दोनों लेवल 1 में आते हैं। जो आपका लेवल 2 होता है, लेवल 2 में आपका सीएचसी भी आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आपका लेवल 2 में आ जाएगा। बट जब बात करते हैं आप स्पेशलाइज्ड की, तो स्पेशलाइज्ड में आपका टर्सरी हेल्थ केयर आ जाएगा, इसमें आपको मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि एम्स हो जाएगा, एम्स हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज होगी, वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर अकॉर्डिंग डी लगाइएगा, ठीक है, डी। इसको ऑप्शन डी लगाएंगे आप, जिन्होंने डी लगाया मुस्कुराइए, ठीक है। अच्छा दे दिया आप लोग, ठीक है। आइए तो इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम आयोग द्वारा भारत को किस वर्ष चेचक मुक्त आई मीन स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया गया? नमस्कार पम्मी जी, बताएंगे आप। जिस तरह पोलियो आप चिल्लाते हैं सर, पोलियो को हम 2004, नमस्कार वैशाली जी, कि पोलियो को हम लोगों ने 2014 में खत्म कर दिया है, तो बताएंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन, ठीक है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम के द्वारा कब भारत को स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित किया गया? 77, 74, 76, 75? ओके नेहा जी आप ये बता रही हैं, ठीक है। आप सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका आंसर यही सही है। भारत में 1973 में स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने पूरे वर्ल्ड में 1980 में, पूरे वर्ल्ड में 1980 में, और इंडिया में 1977 में स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट घोषित कर दिया गया। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ये लगाइएगा 1977 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नहीं इसका आंसर, इसका आंसर यही है, ठीक है। 1980 में पूरे विश्व में, और 1977 में भारत में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्म का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराया जाना चाहिए? ठीक है। भारत में जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है कितने दिन कराया जाना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन? भारत में अगर हम जन्म का पंजीकरण कराएं तो कितने दिन के भीतर कराया जाना चाहिए? लगभग सभी का सेम है, ठीक है। कोई बात नहीं वैशाली जी, हो जाता है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 7 का डी, ये लगभग सभी का सेम हो कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हमें 21 दिन के अंदर इसको हम इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। बट स्पेशल केसेस में आप बाद में भी हो जाता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे आप, ठीक है। जी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्धारित जनसंख्या में एक निश्चित समयावधि के दौरान होने वाले नए मामलों की संख्या को क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज इज ऑफ टाइम इज, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ निर्धारित जनसंख्या में निश्चित समय में अवधि के दौरान जो नए मामले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ए प्रेवलेंस, बी एंडेमिक, सी
इंसिडेंस और डी पैंडेमिक। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नया होगा। शौर्य गुप्ता जी सी बता रहे हैं, ठीक है ओके। रामकर जी आप भी सी बता रहे हैं ओके। आप बताएंगे किसी निर्धारित जनसंख्या में, ओके बहुत बढ़िया। घटना दर कहते हैं, बहुत बढ़िया। सी लगभग सभी का सही है, ठीक है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। घटना दर कहते हैं किसी निश्चित जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में के दौरान जो चेंजेस आते हैं, नए नए मामलों की संख्या बढ़ती है, उसको हम इंसिडेंस दर या घटना दर कहते हैं। सी लगभग सभी का सही, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, इंसिडेंस रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यू केसेस ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे आप, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, निम्न में से कौन सा WHO का फंक्शन नहीं है। ए संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, बी पारिवारिक स्वास्थ्य, सी ऑक्यूपेशनल हेल्थ व्यावसायिक स्वास्थ्य, और डी स्वास्थ्य सांख्यिकी। बताइएगा इसमें से कौन सा आपका WHO का कार्य नहीं है। आप बताएंगे इसमें से कौन सा, नमस्कार भूमि जी, इसमें से कौन सा आपका WHO का कार्य नहीं है। जी दीपक त्रिपाठी बिल्कुल सी सही है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ अर्थात जो व्यावसायिक स्वास्थ्य है, इसका WHO का कोई रोल नहीं। अदरवाइज वो कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम में वर्क करती है, वो फैमिली हेल्थ प्लानिंग में भी काम करती है, और हेल्थ स्टैटिक्स को भी मेजर करती है। तो ऑप्शन बी लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है सी। बी नहीं होगा भाई, फैमिली हेल्थ तो वर्क करती है भाई, फैमिली प्लानिंग फैमिली हेल्थ की तरह से है, ठीक है। तो इसका आंसर सी लगाइएगा, ठीक है सी। इसका आंसर सी होगा ऑक्यूपेशन, व्यावसायिक स्वास्थ्य पे WHO का कोई काम नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ का नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, एंड डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बताइएगा इसमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तत्व नहीं है। जल्दी से आंसर देंगे आप इसका, बहुत टाइम ले रहा है। ओके अंजनी जी बता रहे हैं डी, ओके हर्षना जी सी, पम्मी जी डी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो डी की तरफ मूव कर रहा है ज़्यादा सही है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो 8 इसेंशियल्स मैंने आपको पढ़ाया वो क्लास में अगर याद आ रहा हो, ठीक है। 8 इसेंशियल जो अल्मा मैटर डिक्लेरेशन है 1978 में आया था, इसके बेसिस पे। उसके बाद जो आपका इंडियन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक हेल्थ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसके बेसिस पे ये 8 पैरामीटर्स दिए गए हैं। इसमें कहीं पे भी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में कहीं पे भी ये लागत प्रभावशीलता कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात नहीं की जाती है। इसमें क्या क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, प्रमोशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन आ जाता है, सुरक्षित वाटर एंड सेफ वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा, एमसीएच ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ आती है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहीं नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए राम कहती जी आप आज की, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल साधन उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये वर्ड ध्यान दें, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए कौन सा ऑडियो विजुअल साधन उपयोग किया जा सकता है। प्ले, मॉडल, अप्रेटिस, पोस्टर या फिर फोटोग्राफ। ओके विनोद जी ये बता रहे हैं, ठीक है। ओके मैक्सिमम ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही। पम्मी जी आप सी बता रही हैं, ओके। पम्मी जी बस सी बता रही हैं, बाकी सब वही बता रहे हैं। ओके प्ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, ओके सबका गलत है, ठीक है। आप आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं, कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव मतलब खुद अनुभव करें, तो ये नाटक में सभी लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। आप जानते हैं ग्रुप कम से कम 5 से 25 का होता है, तो नाटक में हम खुद थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट अनुभव के लिए तो नाटक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पोस्टर से हम खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफ से हम खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं, या तो हम मॉडल से करेंगे या फिर उपकरण से करेंगे, तो उपकरण किसी भी टाइप के हो सकते हैं। बट अगर कोई मॉडल है तो हम खुद, क्योंकि जो ऑपरेटर्स होगा वो जुड़ने की ऑडियो विजुअल दोनों हो, बट जो मॉडल है वो ऑडियो विजुअल दोनों हो सकता है, जस्ट लाइक द AI, तो उसको हम छू के भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन बी लगाइए, ठीक है बी, मॉडल।
इसका आंसर मॉडल होगा, ठीक है। जो आपका अगर हमें प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो उसके लिए मॉडल चाहिए, ठीक है। जी अंजलि, ठीक है। हाँ, लाइन से एबीसीडी कर दीजिए, कोई ना कोई तो सही होगा, ठीक है। इसका आंसर आप बी लगाएंगे, ठीक है। बी सब गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइन को मैंने कहा था, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मॉडल का प्रयोग क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव के लिए किया जाता है, समझाने के लिए किया। जैसे आपका शरीर के अंगों के लिए मॉडल बता दीजिए, शरीर के अंगों को मॉडल बता दिया आपने। गर्भाशय स्थल किसी को बताना तो फिर मॉडल बना के बता दीजिए, छू के टच कर ले को देखिए, ठीक है। दांत दिखाना फिर मॉडल बना के दिखा दीजिए, ठीक है। वैसे थोड़ा किसी नोट करना है कि ये दांत दिखाओ, ठीक है। बाकी आप समझते हैं, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सारे पूछे गए हैं विनोद जी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि काफी कोर्स आप लोग कंप्लीट होगा तो कॉम्प्लिकेटेड आप चलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स बेस्ट रिफ्लेक्स पॉवर्टी रिलेटेड हेल्थ इनक्वालिटी, ठीक है। इसमें से कौन सा संकेतक गरीबी से संबंधित स्वास्थ्य असमानता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? बताइए। गरीबी से संबंधित स्वास्थ्य असमानता को सबसे अच्छे से कौन दर्शाता है? लिटरेसी रेट, शिशु मृत्यु दर, मतदान प्रतिशत, फिर निर्यात दर। आज क्वेश्चन बहुत गलत होंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। 12 का भी बिल्कुल सही, आप जानते हैं। जब स्वास्थ्य असमानता की बात करें वो भी गरीबी की चलते, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं भी जहाँ पे भी स्वास्थ्य की बात आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये बेसिक आपका फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है जी। बी सबका सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। पॉवर्टी रिडक्शन इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए गरीबी कम करना आवश्यक है, सबकी बात है। गरीबी गरीबी पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा तेज चलिए आप लोग, बहुत धीमे चल रहा है। जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1000 पे होता है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है 1 लाख पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाएंगे। जी, इसका ए बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि आप जानते हैं स्वास्थ्य सुधार के लिए गरीबी कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गरीबी के फिर कहाँ कुछ हो पाएगा, ठीक है। और इसका रीजन भी सही है कि गरीबी पोषण स्वास्थ्य के लिए अवसर, सो बोथ आर राइट एंड इज करेक्ट, ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रूरल अर्बन डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर इंडिया। भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता को निम्न में से कौन सबसे अच्छी तरह समझाता है? बताइएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का समान वितरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का शहरी क्षेत्र में केंद्रित होना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं, और डी सेवाओं में कोई अंतर नहीं। बताइएगा। ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? जब देखा आप लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, इसलिए मुझे लगा थोड़ा क्वेश्चन हार्ड चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप टाइम आ गया एग्जाम का, ठीक है, तो हार्ड चलेंगे, ठीक है थोड़ा सा। 14 का बी, ओके। बिल्कुल 14 का बी सही है, आप जानते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को शहरी क्षेत्रों में जो केंद्रित होना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा केंद्रित है, जिससे कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटी आ जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। विच इंडिकेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर हेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? ओके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच स्वास्थ्य असमानता मापने के लिए कौन सा संकेतक सबसे अधिक उपयोग होता है? लगभग क्वेश्चन फिर से आ गया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्किप करिए, 16 पे आ जाइए। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है भारत में जो डॉक्टर जनसंख्या अनुपात है उसके बेसिस पे कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर, दोनों में समान, शहरी क्षेत्रों में बेहतर और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं है। जी, इसका आंसर सी हो जाए। आप जानते हैं जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है, बेटर इन द अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल में कम है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाइए, ठीक है, बी, सॉरी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए लागू किया गया था? ए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सी आयुष्मान भारत, और डी डिजिटल इंडिया। बताइएगा। जी विनोद जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है? ये लगभग सभी का सही होगा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है 2005 वाला, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एरियाज इन इंडिया? ठीक है, जो हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर रेट की बात करता है, इसका रीजन क्या हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोर्टेलिटी रेट आपकी ज़्यादा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? बताइए यार इसका आंसर। पी। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जो आपके स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसीलिए मातृ मृत्यु दर वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है जी, लैक ऑफ हेल्थ स्किल्स स्टाफ्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन रूरल हेल्थ इन इंडिया? इसमें से कौन सा ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या नहीं है? ग्रामीण स्वास्थ्य की कौन सी प्रमुख समस्या नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे आप। अजीत जी, फिर से क्वेश्चन पढ़िए पहले आप। बहुत अच्छा अंजनी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका आंसर डी होगा ना। मैंने कहा ध्यान से पढ़िए, बताइए। कह रहा कि कौन सा प्रमुख समस्या नहीं है? नहीं है भाई, खराब स्वच्छता तो रहती ही है, ढांचे की कमी तो है ही है, डॉक्टर की कमी तो है ही है, अस्पतालों का दिक्कत थोड़ी ना गाँव में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ना, डी। इसका आंसर डी लगाइएगा। कहाँ से फंस गए आप लोग इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसका आंसर डी होगा ना भाई, बाकी सब तो खराब स्वच्छता भी है, ढांचे की कमी भी है, और डॉक्टरों की भी कमी है, बट क्या नहीं है? अस्पतालों की अधिक उपलब्धता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कौन सी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है? एनआरएचएम, एनयूएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर स्वच्छ भारत? बताइएगा, ऐसी कौन सी योजना है जो ग्रामीण और शहरी दोनों पे वर्क करेगी, सुधार पर केंद्रित है? बीस का सी, बिल्कुल आप जानते हो, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसी के अंतर्गत आपका 2013 में ही एनएचएम और एनयूएचएम दोनों को जोड़ देगा। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाइडेंस द रूरल अर्बन हेल्थ गैप? निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को बढ़ाता है? बताइए, इसमें से कौन सा कारक है जो ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को बढ़ाता है? शिक्षा में अंतर, आय असमानता, खराब ढांचा, या उपयुक्त सभी? जी वैशाली, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी। ठीक है, जो ग्रामीण अर्बन हेल्थ गैप करके सभी हो जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन गैप भी है, इनकम इनक्वालिटी भी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डी अब लगाइएगा। डी, ये नहीं होगा, सभी के सभी सभी है इसमें। ठीक है, डी लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। पीएचसी का मुख्य कार्य क्या है? पीएचसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तृतीयक से चिकित्सा देना, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना, केवल शहरी स्वास्थ्य देना, और उन्नत सर्जरी करना? बताइएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 पे आप आ जाइए। बी, बिल्कुल, क्या कहता है? प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी आंसर देंगे, मैं जल्दी भागूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस रूरल अर्बन हेल्थ गैप? निम्न में से कौन ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है? ग्रामीण शहरी जो स्वास्थ्य अंतर है, उसको कम करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ए, शहरी अस्पताल बढ़ाना, बी, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, सी, ग्रामीण जनसंख्या घटाना, और डी, सभी अस्पतालों का निजीकरण? 23 का बी, ओके। बिल्कुल, 23 का भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को अगर मजबूत कर देंगे, तो ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर पे आप कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदों में पंचजन्य में से कौन सी जनजाति संबंधित नहीं थी? ठीक है, ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन्य में से कौन सी जनजाति संबंधित नहीं थी? ए, यदु, बी, पुरु, सी, तवरशु, और डी, कीकट?
आप बताएंगे ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, में कौन सी जनजाति संबंधित नहीं थी? यदु, पुरु, त्वरसु और कीकट। बहुत अच्छा वैशाली जी, बहुत बढ़िया वैशाली जी, बिल्कुल कर दिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, डी, ठीक है। जो कीकट है, कीकट, ठीक है, कीकट, ये आपका पंचजन्य में नहीं था, बाकी सभी पंचजन्य में, ठीक है। ऋग्वेद में पंचजन्य का उल्लेख मिलता है इसमें। पंच में 5 जनजातियां इसमें आपका यदु, तवस्सु, ध्रुवस्सु, अनु और पुरु सभी आते हैं इसमें, कीकट नहीं शामिल था, ठीक है। कीकट को मानता जाता है कि मगध क्षेत्र से जोड़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का उपयोग किस किस उत्पाद के लिए किया जाता है? ये लगभग सभी का सही होगा। यव, यव हम किसके लिए उपयोग में लाते हैं? जौ के लिए, चना के लिए, चावल के लिए, फिर गेहूं के लिए। जो हम जौ का प्रयोग करते हैं किस कृषि उत्पाद के लिए करते हैं? ये तत्सम तद्भव भी आपको पता भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आप आ जाएंगे। जी 25 का सभी का सही है, वैशाली जी, दीपक जी। जौ, जो जौ है ये इसी के लिए हम यौ बोलते हैं ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। सो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको हम जौ कहते हैं। और धान को उल्लेख ऋग्वैदिक काल में अधिक मिलता है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के लोग थे? जो पढ़ी थे ऋग्वैदिक काल में वो किस वर्ग के लोग थे? ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार या डी व्यापारी। बताइएगा ऋग्वैदिक काल में जो पढ़ी वर्ग था, वो पढ़ी हम किस वर्ग को कहते थे? दीपू यादव जी, ये बिल्कुल सही था, इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के लोग थे? ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार और डी व्यापारी। भूमि मौर्य जी, डी बिल्कुल, इसका डी सही है, आप जानते होंगे। जो ऋग्वैदिक में पढ़ी जो कहते थे, वो हम आपका जो ट्रेडर्स या जो व्यापारी होते थे उन्हीं को हम पढ़ी कहते थे, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में कभी कभी कंजूस या धन संचय करने वाले के रूप में भी पढ़ी को दर्शाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा ऑफ वैदिक इरा, वैदिक काल में सभा क्या थी? वैदिक काल में सभा क्या थी? ए गांव के व्यापारियों की संस्था, बी राज दरबार, सी मंत्रि परिषद और डी जनसभा। आप लोगों ने पक्का सभा और समिति को पढ़ा होगा, जिन्हें प्रजापति की पुत्री कहा जाता है। उसी के बेसिस पर इसका आंसर देंगे, समझ में आ जाएगा। वैदिक काल की सभा क्या थी? गांव के व्यापारियों की संस्था, राज दरबार, मंत्रि परिषद या फिर जनसभा। सत्ताईस का सी, बहुत अच्छा वैशाली जी, बिल्कुल 27 का सी सही है। वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या थी? मंत्रि परिषद थी। सभा और समिति मैंने कहा था, लग रहा है, ठीक है। वहीं से कोडेड, इसका सी बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल में जो मंत्रि परिषद थी उसी को हम क्या कहते थे? उसी को हम सभा कहते थे, ठीक है। और ये जो राजा के सलाहकार परिषद भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला भी था प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती है, सभा और समिति, ठीक है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। ऋग्वेद में अधिक सूक्त या हिम किस देवता को समर्पित है? जो अत्यधिक जो सूक्त है वो किस देवता को समर्पित है? अग्नि, वरुण, विष्णु या फिर इंद्र को। हिम का मतलब मंत्रों से है या सूक्त है, वो किस देवता को समर्पित है? अग्निदेव को, वरुण देव को या फिर विष्णु देव को या फिर इंद्र को। वर्तमान मंत्रिपरिषद नेहा जी, बिल्कुल आप भी जानते हैं क्या है। इसमें सबसे अच्छे मंत्री मुझे लग रहा है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है जी। इनका आंसर इंद्र, बिल्कुल सभी का सही, इंद्र जी, संजय जी, इंद्र बिल्कुल से भगवान इंद्र है। इन्हीं का सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया गया। तो जो सूक्त है, ठीक है, वो इंद्र के लिए दिया गया, याद रखिएगा। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार उपयोग मिलता है, लगभग 250 बार, ठीक है। इन्हें पुरंदर, वज्रधारी, वर्षा युद्ध का देवता माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार किया जाए। पहला हमसे कह रहा है इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। आपने तो पूरा उसका वही लिख दिया, क्या कहते हैं, नहीं शिवाजी ये सब नहीं बोलते, गंदी बात, ये सब नहीं बोलते, बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या सोच के हेल्थ मिनिस्टर बनाया है सब, ठीक है। चलिए, आप नीतीश जी ने अपनी पूरी लेगेसी खराब कर ली। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार किया जाए। आप लोग विचार करें, मैंने विचार करूंगा, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ये 22 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये थोड़ा समस्या वाली बात होगी, आप भी जानते हैं। सेकंड हमसे कह रहा है भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% घेरता है, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश को 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है, ये भी कुछ सही लग रहा है। फिर थर्ड हमसे कह रहा है
भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। हाँ, ये भी सही लग रहा है, ये तो डाउटफुल लग रहा है। ठीक, बताइए क्या आंसर होगा इसका, कौन सा सही है बताना आपको। ठीक है, अरे वाह, बहुत अच्छे है, पता नहीं क्या आंसर दिया, CBD पता नहीं क्या क्या कर दिया। ठीक है, दूसरा सही है। ठीक है, मान लिया आपको नहीं आता, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, पर भारत पूर्णतः उष्णकटिबंध में नहीं आता भाई। दो तीन बोले तो सी लगाइएगा, सी। ओके, बहुत बढ़िया, सी लगा रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सी सही है। ठीक है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको पता होगा। ठीक है, भारत क्या है, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इससे सबसे बड़ा देश कौन सा, रशिया है, फिर कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। ठीक है, दो वाला बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें 2.4% आता है, और तीसरा भी सही क्योंकि कर्क रेखा 23 अंश 31 मिनट से गुजरती है, बिल्कुल सही है। बट भारत पूर्ण तो उष्ण कटिबंध में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ये कुछ ज़्यादा आसान पढ़ के बता देंगे आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, पांचवा, छठा, सातवां या फिर आठवां। जी, सभी का सही है, आपको पता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे, 7वें स्थान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सम्मिलित करिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो आपको युग्म दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आराम से कह रहा है। हाँ, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, सेकंड हमसे कह रहा है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, मिल गया आंसर। ठीक है, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 का आंसर देंगे आप। मैं बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित नहीं है। ठीक है, जी डी, आप जानते हैं भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बाकी सब सही। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बाकी सब सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताइएगा। जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। वो गमछा झाड़ वाला एग्जाम्पल आप लोगों को याद किया होगा। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जी, 8-28 चल रहा है इसमें। ठीक है, 8-28। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जी, इसका आंसर ए बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं यूपी, इसमें यूपी हटा दीजिए। ठीक है, यूपी हटा देंगे तो बचेगा क्या, बस ए बचेगा। ए लगभग सभी का सही है। ठीक है, ए बिल्कुल सही है, आप जानते होंगे इसका ए सही है। ठीक है, आप भी जानते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही वो सारे हैं जहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बताइए। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी लगभग आसान क्वेश्चन है, बता देंगे आप। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल। जी बिल्कुल, आपको पता है त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। जी, लगभग सभी का सही, आप जानते हैं बांग्लादेश से हमारी सबसे अधिक सीमा भी लगती है, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आप आ जाएंगे आप। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तल से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है, बताइएगा। 10 मील, 16 मील, 12 मील या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं जिसको बिहार बीपीएससी डालना हो डाल दीजिएगा। 31 तक लास्ट डेट है। आज ही 3-4 और सीटें बढ़ी हुई हैं, लगभग 1200 सीटें हो गई हैं। मुझे लगता है फाइनल होते होते 12,500-1300 पहुंचा देंगे। ठीक है, तो जो पीसीएस दे रहा हूँ बीपीएससी पक्का डाल के बैठिएगा। ठीक है, 31 शायद लास्ट डेट है। 34 का डी, हाँ डी कहाँ से लगा दिया आपने। हाँ, 34 का सी, 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल्स, ये क्या होता है, भारत की क्षेत्रीय समुद्री सीमा। ठीक है जी, 200 कहाँ लगा दिया आपने इसका आंसर, नहीं। क्षेत्रीय सीमा की बात कर रहा है, क्षेत्रीय सीमा 12 मील होगी। ठीक है, प्रादेशिक सीमा कितनी होती है, 12 नॉटिकल मील होती है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन देखते हैं। जब स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करता है तो वो आपका 200 नॉटिकल माइल होता है, याद रखिएगा। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो होता है 200 नॉटिकल माइल, और जो आपका टेरिटोरियल वाटर एरिया होता है वो 12 नॉटिकल माइल होता है, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। आपने खाना बना और खा लिया, क्या बात है, चलिए मुबारक हो, किस दिन आपके घर आके हम लोग भी खा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? आंसर सोच के बताइएगा। नमस्कार सोनिया जी। भारत का जो विधानमंडल है किससे मिलकर बनता है, बताइएगा। पहले हमसे करा है विधान परिषद एवं राज्यपाल, आप जानते हैं, डाउट वाला लग रहा है, ठीक है। सेकंड हमसे करा है विधानसभा व विधान परिषद, ये भी थोड़ा डाउट वाला लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन मिला है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है विधानसभा एवं राज्यपाल, ये हो सकता है। थर्ड हमसे कह रहा है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेरी टेक्स्ट, बहुत बड़े तीन चार ऑप्शन। कोई बात नहीं, हो जाता है, हम भी कभी क्वेश्चन नहीं समझ पाते, ठीक है, होता है, नॉर्मल चीज़ है। बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधानमंडल किससे संबंधित है? एचयू वाले आपके में करीब 56 क्लास में पॉलिटी सर ने खत्म किया है, उसको फटाफट कवर करिए आप, ठीक है, वरना क्वेश्चन बहुत गलत होंगे आप लोगों से, ठीक है, बहुत गलत होंगे, ठीक है। आप डी बता रहे हैं, ठीक है, चलिए ओके। आइए देखते हैं इसका आंसर, आपको पता है जो आपका राज्यों का जो विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है। राज्यों का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से, इन तीनों से मिलकर बना होता है। और आप जानते हैं विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है, विधान परिषद में केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। बट बनने के लिए 3 चाहिए हमें, अगर जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे तो आपका राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बना देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे, तो ये जो विधान परिषद एवं राज्यपाल तो कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि विधान परिषद क्या होता है, उच्च सदन होता है राज्य का, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि राज्यपाल भी चाहिए। थर्ड हमसे करा विधानसभा में राज्यपाल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधानसभा राज्यपाल मिलकर बना सकते हैं, सही है। फोर्थ भी सही है कि गवर्नर चाहिए, विधानसभा चाहिए, विधान परिषद, जिससे जो 6 राज्य है वहाँ पे चाहिए। तो 3 4 बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। डी बिल्कुल नहीं। संजय जी कहाँ फंस गए आप पुराने खिलाड़ी हैं, कहाँ से फंस गए आप, ठीक है भाई। ये तो वहाँ के ना जहाँ विधान परिषद होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एमपी में जैसे विधान परिषद नहीं है तो वहाँ तो विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर बना लेंगे ना। सो ऑप्शन 3 और 4 दोनों हो जाएगा। संजय ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। विनोद जी कहाँ फंस गए आप? इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब मैं बता नहीं सकता, बहुत डीप में समय लग जाएगा मुझे बताने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था करता है, बताइएगा। आर्टिकल 170, 171, 172, 173। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था करता है? क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएंगे। आर्टिकल 170, 171, 72, 73। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ संजय जी, आप पुराने खिलाड़ी, आपसे गलती नहीं होनी सकती, ठीक है ना, मैं समझदार हूँ, ठीक है। ओके, 36 का ए बहुत बढ़िया, 36 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। टाइम कहते इस बार सही है आप। जो आपका आर्टिकल 20 वाले ध्यान दीजिए, आर्टिकल 20 जो है 171 है, क्योंकि आप व्यवस्था का विधान परिषद की व्यवस्था करता है, व्यवस्था की बात करें, मैं ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आर्टिकल आपका 171 बिल्कुल सही है, क्योंकि विधान परिषद की संरचना के बारे में आपका आर्टिकल 171 कहता है, ठीक है। 170 से होना ना होना है, ठीक है। तो विधानसभा की, जब विधानसभा की संरचना किसमें है, आर्टिकल 170 में है। विधान परिषद किसमें, 171 में है, ठीक है। सो ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। ये नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 171, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था क्वेश्चन बहुत गलत होंगे, अगर आप लोग को याद आ रहा हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आएंगे आप। राज्यों में द्वितीय सदन, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना या समाप्ति की सही विधि क्या है, बताइएगा, ठीक है। राज्यों के द्वितीय सदन की स्थापना या समाप्ति की सही विधि क्या है? ए, लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव। बी, विधानसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव। सी, विधानसभा में विशेष बहुमत का प्रस्ताव तथा संसद द्वारा कानून। डी, लोकसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइएगा। अब मम्मी जी इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम आपको समय देंगे हम, ठीक है, ताकि आप आराम से लगाए।
बहुत बढ़िया वैशाली जी, दीपक जी, आप दोनों का गलत जा रहा है। अजीत जी बिल्कुल सही जा रहा है, अजीत जी बिल्कुल। अ, रामकृति जी कहाँ फंस जा रहे हैं आप? नहीं, विधान परिषद की स्थापना और स्थगन दोनों की बात आप करेंगे। स्थापना और स्थगन दोनों है आर्टिकल 169 में, ठीक है। दोनों आर्टिकल 169 में है। इसमें क्या होता है, इसमें विधानसभा जैसे जिस भी राज्य को, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश को अपने यहाँ विधान परिषद चाहिए, तो विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करेगा, 2/3 मेजोरिटी से, जो उसके वोट कर रहे हो या उपलब्ध हो। उसके बाद वो प्रस्ताव संसद के पास जाएगा, फिर संसद कानून बनाएगी, फिर वहाँ पे विधान परिषद मिलेगा। और यही हालचाल हटाने के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी लगाइएगा। सी किसने लगाया था? अजीत जी ने। बहुत बढ़िया अजीत जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 167 69 में है। विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रभावित होना चाहिए, कुल सदस्य जो उपस्थित हो उसका 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए। इसके बाद संसद द्वारा साधारण बहुमत से कानून बनाकर सृजन और समाप्ति, सृजन भी करना तो भी यही काम करेंगे, और अगर समाप्त करना तो भी हम यही काम करेंगे, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 169 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 169। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हाल चाल है? मजा आ रहा है आप लोग को आज? ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले हमसे कह रहा है, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। ओके। बी हमसे कह रहा है, राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध निजी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका आंसर दें फटाफट आप लोग। कौन से कथन सही है बताना आप लोग को। ये ISPSS मत देखिए, भले कहीं भी पूछा हो, ठीक है। आप बस क्वेश्चन बताइए। सी, ओके। अजीत जी बता रहे दोनों सही हैं, दीपक जी सब लोग दोनों बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आपको पता होगा कि राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। उसके बाद करना भी हो तो 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा लगभग इसमें 3.5 लाख रुपये मिल रहा है, ठीक है, पर मंथ। और यहाँ हम लोग कटोरा छापा, ठीक है। सो दोनों सही, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी कहाँ लगा दिया आपने? संजय जी आप दिल तोड़ रहे हैं मेरा आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है आर्टिकल 361(2) में है, राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती या प्रारंभ नहीं की जा सकती, याद रखिए, ठीक है। गिरफ्तारी या कारावास के संबंध में वो भी कार्यकाल के बाद ही होता है, याद रखिएगा इसको। हाँ, सेम फॉर प्रेसिडेंट, बिल्कुल। क्वेश्चन 39 पे आप आ जाएंगे। ये पिछले साल का क्वेश्चन सिविल का, ठीक है। ये मत कहिएगा सर कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान से पढ़िएगा। इस बार का तो भाई क्वेश्चन मजा आ गया। मुझे लगता है अगर 35-36 भी अगर कट ऑफ चली जाए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देंगे आप। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार किया जाए। राज्यपाल अपने पद की शक्ति एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मुझे नहीं लगाना इसलिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ या जारी नहीं की जा सकती। ओके। राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में कहीं गई बात के लिए उत्तरदायी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते। बहुत बढ़िया। आंसर सोच के बताइएगा। ये बता रहे हैं, ठीक है, ओके। ये तो नहीं होगा। ये क्यों लगा रहे हैं आप लोग? ये हमसे क्या कर रहा है? राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में किसी कहीं की बात के लिए न्यायालय में उत्तरदायी बिल्कुल नहीं होते भाई। इसलिए तो केजरीवाल जी बिल्कुल बवाल फैला देते हैं। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? नहीं, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। क्योंकि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम न्यायालय से कुछ नहीं करवा सकते। राज्यपाल का मेरा विवेक की शक्ति मानो ना मानो, ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ या जारी नहीं की जा सकती। आपने देखा अभी। और राज्य विधान सदन में आप कुछ भी बोलेंगे, किसी को गाली भी दे देंगे तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए केजरीवाल जी हो गए, राहुल जी हो गए, इवन बीजेपी के जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो लोग भी देते हैं। तो सदन में कही गई किसी भी बात के लिए आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखिएगा जी। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। तीनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? जो उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। इतने हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बट मैंने ऐसे ट्रेलर में लगा दिया, ठीक है। कल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कल से लगाऊंगा, ठीक है। नहीं, मैं वैशाली जी मैं समझ रहा हूँ, इतने हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। एक्चुअली में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कल से उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए।
कल से अच्छी वाले इस टेस्ट पेपर में हम वही क्वेश्चन देंगे आपको जो आपके लिए आएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। ऐसे मूड में था तो हार्ड क्वेश्चन लगा दिया मैंने, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर पार्लियामेंट? जी, ये सभी कैसे हैं, ठीक है, किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति जी के पास है। आर्टिकल 200